नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज गुरुग्राम में हुई मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या के आरोपी अभिजीत की कार तक तो पुलिस पहुंच गई, लेकिन कार में दिव्या का शव न होने से हड़कंप मच गया। राम पर दिए गए विवादास्पद बयान पर सियासी हंगामे के बाद शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने माफी मांग ली। दिल्ली सरकार के लिए उस वक्त मुसीबत खड़ी हो गई जब सरकार पर मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी मरीजों के नाम पर महंगे टेस्ट कराने के आरोप लगे और ईरान के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए धमाकों के बाद अमेरिका ने सफाई दी और हमलों में हाथ होने से इनकार कर दिया। बड़ी खबर आई दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम से। वहां दिव्या पाहुजा नाम की मॉडल की हत्या से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया। यह वीडियो गुरुग्राम के उसी सिटी पॉइंट होटल का बताया गया जहां दिव्या के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वीडियो में 2 जनवरी को दिव्या अपने कारोबारी दोस्त अभिजीत सिंह और उसके एक साथी के साथ होटल के रिसेप्शन पर खड़ी नजर आई। एक रोज पहले भी इस हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो सामने आया था और उसमें 2 लोग होटल के कमरे से कपड़े में लपेटकर दिव्या के शव को ले जाते नजर आए थे और आरोप है कि गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या की उसके कारोबारी दोस्त अभिजीत सिंह ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में अंजाम दी गई। जांच के दौरान इस सनसनीखेज वारदात का एक नया वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में 27 साल की दिव्या पाहुजा अपने कारोबारी दोस्त अभिजीत सिंह के साथ सिटी पॉइंट होटल के अंदर दाखिल होती दिखी। बताया गया कि यह होटल आरोपी अभिजीत का ही है। वीडियो में उन दोनों के अलावा अभिजीत का एक साथी भी नजर आया। ये वीडियो 2 जनवरी सुबह करीब 4:15 बजे का है। जांच के दौरान पता चला कि नए साल पर दिव्या अभिजीत के साथ घूमने गई थी और फिर अगले दिन वो अभिजीत के साथ उसके गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट पहुंची थी। होटल में जाने के बाद तीनों काफी देर तक रिसेप्शन पर खड़े होकर वहां मौजूद कर्मचारी से बातचीत करते रहे। आरोपी अभिजीत कर्मचारी से बात करता रहा जबकि उसके पीछे खड़ी होकर दिव्या अपना मोबाइल खंगालती रही। उनसे थोड़ी दूरी पर अभिजीत का साथी भी खड़ा रहा। कुछ देर बाद तीनों रिसेप्शन से थोड़ा हटकर बात करने लगे। इसके बाद दिव्या और अभिजीत वहां से निकल गए जबकि अभिजीत का वो साथी वहीं खड़ा होकर होटल के कर्मचारी को कुछ समझाने लगा। हालांकि थोड़ी देर बाद वो भी वहां से निकल गया। पुलिस की जांच में पता चला कि अभिजीत और दिव्या होटल के कमरा नंबर 111 में रुके थे। आरोप है कि उसी कमरे में किसी बात पर हुए विवाद के बाद अभिजीत ने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी और पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिव्या की हत्या करने के बाद अभिजीत उसके शव को ठिकाने लगाने में जुट गया। होटल में हुई इस वारदात के बाद का भी एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में 2 जनवरी की रात करीब 11:15 बजे 3 लोग होटल के कमरा नंबर 111 की तरफ जाते दिखाई दिए। जांच में पता चला कि इनमें एक आदमी आरोपी अभिजीत था जबकि बाकी के 2 लोग होटल के कर्मचारी थे। उनमें एक का नाम हेमराज है जो वहां साफ सफाई का काम करता है, जबकि दूसरे का नाम ओम प्रकाश है जो रिसेप्शन पर काम करता है। थोड़ी देर बाद हेमराज और ओम प्रकाश दिव्या के शव को घसीटकर बाहर निकालते दिखाई दिए। उन लोगों ने उसके शव को एक कपड़े में लपेट रखा था। पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहां से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा। वीडियो में सिर्फ हेमराज और ओम प्रकाश ही नहीं नजर आए बल्कि उनके पीछे वहां 2 और लोग भी खड़े थे। बताया गया कि ये दोनों लोग अभिजीत के साथी थे जिन्हें उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया था। और पुलिस के मुताबिक अभिजीत के इशारे पर दोनों कर्मचारियों ने पहले दिव्या के शव को बाहर निकाला, फिर उसे होटल के बाहर खड़ी एक कार में रख दिया। जांच में पता चला कि वो कार आरोपी अभिजीत की ही थी और सूत्रों का दावा है कि उसी कार से अभिजीत के साथियों ने दिव्या के शव को ठिकाने लगा दिया। जांच में यह बात भी सामने आई कि दिव्या की गोली मारकर हत्या करने के बाद अभिजीत ने फौरन अपने 2 दोस्तों को वहां बुला लिया था। सूत्रों का दावा है कि होटल के सीसीटीवी वीडियो में जो 2 लोग नजर आए वो वही थे। पुलिस के मुताबिक अभिजीत ने उन दोनों को दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के लिए 10 लाख रुपए की मोटी रकम भी दी थी। इसके बाद वो दोनों दिव्या के शव को अभिजीत के नीले रंग की कार में लेकर फरार हो गए। और सूत्र बताते हैं कि अभिजीत के साथी शव को ठिकाने लगाने के लिए पंजाब की तरफ निकले थे। हालांकि बाद में पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी अभिजीत और होटल में काम करने वाले 2 कर्मचारियों हेमराज और ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस शव ले जाने वाले अभिजीत के 2 साथियों की तलाश में जुटी है। इनके अलावा पुलिस उस आदमी को भी ढूंढ रही है जो 2 जनवरी की सुबह अभिजीत और दिव्या के साथ होटल में आया था।
हालांकि पुलिस को अभी तक दिव्या की बॉडी नहीं मिली है। शव की तलाश में पुलिस की एक टीम पंजाब की तरफ रवाना हुई। सूत्रों का दावा है कि पुलिस की पूछताछ में अभिजीत ने दिव्या पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और उसी वजह से वो दिव्या से किसी भी कीमत पर छुटकारा चाहता था। सूत्रों का दावा है कि दिव्या के पास अभिजीत के कुछ वीडियो और अश्लील तस्वीरें थी। आरोप है कि वो उन तस्वीरों के बदले अभिजीत को पिछले कुछ महीनों से ब्लैकमेल कर रही थी। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में आरोपी अभिजीत ने यह भी बताया कि वो आए दिन उन तस्वीरों के बदले उससे पैसों की डिमांड करती थी। और अभिजीत का दावा है कि दिव्या पहले भी उससे खर्च के लिए रुपए लेती रहती थी, लेकिन इन तस्वीरों के बदले में वो मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। वीडियो शूट आउट किए कैमरे की सहायता से और उसके बाद उसको पैसे मांगने लगी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अभिजीत ने यह भी दावा किया कि वो दिव्या के ब्लैकमेल किए जाने से बुरी तरह परेशान हो चुका था, क्योंकि कई बार पैसे देने के बाद भी दिव्या उन तस्वीरों को डिलीट नहीं कर रही थी और इसी वजह से उसने दिव्या की हत्या करने का मन बना लिया था। और दावा है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए अभिजीत ने पूरी प्लानिंग की थी। सूत्र बताते हैं कि पूरी तैयारी के साथ ही नया साल बनाने के बाद वो 2 जनवरी को दिव्या को लेकर गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल पहुंचा था और उस होटल में दोनों कमरा नंबर 111 में रुके थे। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में अभिजीत ने बताया कि वो हर हाल में दिव्या के मोबाइल में मौजूद अपनी अश्लील तस्वीरों को डिलीट करना चाहता था, लेकिन दिव्या बेहद शातिर थी। पुलिस के मुताबिक उसे इस बात का पता था कि अगर उसने तस्वीरों को डिलीट कर दिया तो वो फिर अभिजीत से पैसों की डिमांड नहीं कर पाएगी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि अभिजीत बार बार उससे तस्वीरें डिलीट करने की गुजारिश करता रहा। जब वो 2 जनवरी की रात को यहाँ पर लेकर आया था तो उस दौरान उन दोनों का उस कमरे में जो कमरा नंबर 111 था वहां पर झगड़ा हुआ। सूत्रों का दावा है कि दिव्या न तो तस्वीरें डिलीट कर रही थी और न ही वो अभिजीत को मोबाइल का पासवर्ड बता रही थी। इसी वजह से दोनों के बीच होटल में जमकर झगड़ा हुआ और उसी दौरान अभिजीत ने पिस्तौल से दिव्या के सिर में गोली मार दी। वारदात के बाद जब पुलिस होटल के कमरे में पहुंची तो वहां दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। लेकिन दिव्या पाहुजा हत्याकांड में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब जांच के दौरान पुलिस को आरोपी अभिजीत सिंह के बिंदर गुर्जर नाम के गैंगस्टर से जुड़े होने का पता चला। गैंगस्टर बिंदर गुर्जर इस वक्त मुंबई की जेल में बंद है। सूत्र बताते हैं कि बिंदर गुर्जर के इशारे पर ही 2016 में दिव्या ने संदीप गाडोली की मुखबिरी की थी, जबकि दिव्या पाहुजा गैंगस्टर संदीप गाडोली की दोस्त थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के कहने पर दिव्या संदीप से मिलने 2016 में मुंबई गई थी। सूत्र बताते हैं कि उसी दौरान दिव्या ने सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन शेयर की थी। उसी को ट्रेस करते हुए पुलिस ने गैंगस्टर संदीप का एनकाउंटर कर दिया था। असल में गैंगस्टर बिंदर गुर्जर और संदीप गाडोली के बीच दुश्मनी थी, क्योंकि गुरुग्राम का रहने वाला गैंगस्टर बिंदर गुर्जर पूरे शहर पर राज करना चाहता था। लेकिन उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा संदीप गाडोली था। सूत्रों का दावा है कि इसीलिए उसने उसे खत्म करने के लिए उसकी दोस्त दिव्या पाहुजा को ही अपने पाले में कर लिया था। सूत्र ये भी बताते हैं कि संदीप की मौत के बाद दिव्या हरियाणा के हिसार के रहने वाले अभिजीत सिंह के संपर्क में आई थी और जांच में ये बात सामने आई कि अभिजीत गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का करीबी है। और सूत्रों का दावा है कि गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के इशारे पर ही अभिजीत ने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि मुंबई में 2016 में हुए गैंगस्टर संदीप गाडोली एनकाउंटर केस में दिव्या मुख्य गवाह थी। और दावा है कि उस दौरान मुंबई पुलिस की पूछताछ में दिव्या ने गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि गैंगस्टर बिंदर ने ही गुरुग्राम पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि गैंगस्टर संदीप गाडोली मुंबई के अंधेरी के एक होटल में छिपा है। इसके बाद 7 फरवरी 2016 को हरियाणा पुलिस ने संदीप का एनकाउंटर कर दिया था। और सूत्र बताते हैं कि एनकाउंटर के वक्त दिव्या भी मुंबई के उसी होटल में मौजूद थी। और जब मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की तो इस केस में दिव्या को गवाह बना लिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में दिव्या ने यह दावा किया कि गुरुग्राम पुलिस की मदद से गैंगस्टर बिंदर गुर्जर ने संदीप का एनकाउंटर करवाया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर करने वाली गुरुग्राम पुलिस की टीम में शामिल कई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसीलिए पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बदला लेने के लिए गैंगस्टर बिंदर गुर्जर ने अपने करीबी अभिजीत से दिव्या की हत्या करवा दी। और इसी बीच गुरुग्राम पुलिस ने पंजाब के पटियाला से आरोपी अभिजीत की BMW कार बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक ये वही कार है जिसकी डिक्की में अभिजीत ने होटल कर्मचारियों से दिव्या पाहुजा के शव को रखवाया था और फिर अपने 2 दोस्तों को उसने कार सौंप दी थी।
ताकि वो दिव्या के शव को आसानी से ठिकाने लगा सके। पुलिस के मुताबिक शव को ठिकाने लगाने के लिए अभिजीत ने बलराज और रवि बंगा नाम के 2 आदमियों को दिल्ली से बुलवाया था। आरोपी बलराज मोहाली का रहने वाला है, जबकि रवि बंगा का घर हरियाणा के हिसार में है। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि अभिजीत ने होटल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दोनों आरोपियों को अपनी BMW कार सौंप दी थी। उसी दौरान उसने दोनों को 10 लाख रुपए भी दिए थे। हालांकि पुलिस ने अभिजीत की उस कार को पंजाब के पटियाला से ढूंढ निकाला। जो BMW गाड़ी है वो पटियाला बस स्टैंड पे डिटेक्ट हो गई है, हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है। पुलिस को कार से दिव्या का शव नहीं मिल सका क्योंकि अभिजीत की BMW कार की डिक्की बंद है, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पुलिस कार को पटियाला ले जाकर छोड़ने वाले आरोपी बलराज और रवि बंगा को भी ढूंढने में जुटी है। उधर गुरुग्राम पुलिस की एक टीम आरोपी अभिजीत की BMW कार की डिक्की खोलने में कामयाब हो गई, ऐसी खबर है। और यह कार पंजाब के पटियाला में बरामद हुई। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कार की डिक्की खोली, उसके होश उड़ गए क्योंकि कार में मॉडल दिव्या पाहुजा का शव नहीं मिला। इसी वजह से आशंका यह जताई जा रही है कि कार को पटियाला बस स्टैंड पर खड़ा करने से पहले ही आरोपी अभिजीत के दोस्तों ने दिव्या पाहुजा के शव को कहीं ठिकाने लगा दिया। इसीलिए पुलिस उन 2 आरोपियों की तलाश में जुट गई है जो अभिजीत की BMW कार की डिक्की में दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के लिए निकले थे। उधर बड़ी खबर आई राम पर विवादास्पद बयान देने वाले जितेंद्र अवार्ड से जुड़ी। राम पर दिए गए विवादास्पद बयान पर सियासी हंगामे के बाद शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के नेता जितेंद्र अवार्ड ने माफी मांग ली। जितेंद्र अवार्ड ने महाराष्ट्र के शिरडी में पार्टी के कार्यक्रम में राम के खाने पर विवादास्पद बयान दिया था। उनके बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने शिकायत भी दर्ज कराई और यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा। लेकिन सियासी बवाल के बीच जितेंद्र अवार्ड ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। इससे पहले उनके खिलाफ महाराष्ट्र में कई जगह प्रदर्शन हुए। और अजीत पवार गुट के एनसीपी कार्यकर्ता तो जितेंद्र अवार्ड के घर के बाहर ही हंगामा करने लगे। शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के जितेंद्र अवार्ड के बयान पर भड़के ये लोग रात में ही उनके घर पहुंच गए। जितेंद्र अवार्ड का घर मुंबई के पास ठाणे में है और इन लोगों ने वहीं पर हंगामा कर दिया। पुलिस के समझाने पर जब ये लोग नहीं हटे तो उनके साथ जबरदस्ती की गई। हाथों में राम की तस्वीर लिए ये लोग नारे लगाते रहे और पुलिस धक्का देते हुए उन्हें अपनी गाड़ी तक ले गई। पुलिस के लिए इन प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में बिठाना आसान नहीं था। एक प्रदर्शनकारी ने तो गाड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया और उस गाड़ी के अंदर बिठाने में पुलिस के पसीने छूट गए। जितेंद्र अवार्ड के घर के बाहर इकट्ठा हुए इन लोगों ने उनके राम के खाने पर दिए विवादास्पद बयान पर खूब हल्ला मचाया और पुलिस के लिए इन लोगों को शांत कराना मुश्किल हो गया। पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन इसके लिए उसे खूब पसीना बहाना पड़ा। इन लोगों को पुलिस की गाड़ी तक लाने में भी मेहनत लगी और फिर उन्हें गाड़ी के अंदर बैठाने में भी परेशानी हुई। एक प्रदर्शनकारी तो पुलिस की गाड़ी के दरवाजे को पकड़कर खड़ा हो गया। पुलिस धक्का देती रही, लेकिन उसने भी पूरा जोर लगा दिया और मजबूती से पुलिस की गाड़ी का दरवाजा पकड़कर नारे लगाता रहा। ये प्रदर्शनकारी अंदर बैठने के लिए तैयार ही नहीं था। नौबत यह आ गई कि पुलिस वालों ने उसका चेहरा पकड़कर अंदर धक्का दिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो एक पुलिस वाले ने उसका हाथ हटाकर उसे गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। ये लोग अंदर से भी नारे लगाते रहे और जितेंद्र अवार्ड के बयान पर गुस्सा दिखाया। यही नहीं, शिरडी में तो उनके पोस्टर पर कालिक पोती गई। वहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और शिरडी में लगे पोस्टरों में जितेंद्र अवार्ड की तस्वीर पर कालिक पोती। इस पोस्टर में जितेंद्र अवार्ड के अलावा शरद पवार और सुप्रिया सुले जैसे नेताओं की भी तस्वीर थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीरों पर कालिक नहीं पोती और केवल जितेंद्र अवार्ड की तस्वीर को निशाना बनाया। इन लोगों ने सड़क किनारे लगे पोस्टरों को एक एक कर निशाना बनाया और जितेंद्र अवार्ड की तस्वीर पर कालिक मल दी। एक दिन पहले जितेंद्र अवार्ड ने शिरडी में ही राम के भोजन पर वो विवादास्पद बयान दिया था जिस पर ये सारा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ। राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? यही नहीं, जितेंद्र अवार्ड के मंच से उतरने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा था तो उन्होंने राम के क्षत्रिय होने की दलील दे दी थी। और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है।
वैसे शिरडी में पार्टी के 2 दिन के कार्यक्रम में जब जितेंद्र आवाड़ बोल रहे थे तो वहां शरद पवार भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जितेंद्र आवाड़ ने राम पर ऐसा बयान दे दिया कि महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया और कई जगहों पर उनके विरोधी सड़कों पर उतर आए। बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की थी कि 22 जनवरी को राज्य में शराब और मांसाहार पर बैन लगा दिया जाए। शिरडी के कार्यक्रम में जितेंद्र आवाड़ ने इसी का जिक्र करते हुए विवादास्पद बयान दे डाला और फिर बीजेपी उनके खिलाफ सड़कों पर आ गई। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राम कदम भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। उन्होंने जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जब तक आवाड़ की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। बीजेपी विधायक राम कदम और उनके समर्थकों ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई और राम पर दिए गए विवादास्पद बयान की वजह से जितेंद्र आवाड़ पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन इसी सियासी बखेड़े के बीच जितेंद्र आवाड़ सामने आए और अपने बयान के लिए उन्होंने माफी मांगी। मैं खेद व्यक्त करता हूँ, मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। बीजेपी विधायक राम कदम ने इसी का हवाला देकर 22 जनवरी को राज्य में शराब और मांसाहार पर बैन लगाने की मांग की। जितेंद्र आवाड़ ने इसी बारे में बात करते हुए राम के भोजन पर विवादास्पद बयान दे दिया और देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। और जितेंद्र आवाड़ की तरह बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर विवादास्पद बयान दे दिया और उनके उस बयान पर बीजेपी भड़क गई। एक रोज पहले मधुबनी में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उसी दौरान उन्होंने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर विवादास्पद बयान दे दिया। पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ। तेजस्वी यादव के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए। तेजस्वी जी, क्या ये आप प्रवचन जो हज करने जाते हैं हज यात्री उनको देंगे? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में खलल डालने के लिए विपक्षी दल कुछ भी कर सकते हैं। उधर खबर आई चीन के अखबार में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से जुड़ी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। चीनी अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत की आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति बहुत ताकतवर हो गई। इसके साथ ही इस अखबार ने भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। दिल्ली में शनिवार को बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा। खबर है कि बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अरहर दाल के किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन, खरीद और भुगतान पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए दलहन उत्पादक किसानों से सरकार सीधे दाल खरीदेगी। शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। उधर अमेरिका के लास वेगस में एक आरोपी ने कोर्ट के अंदर जज पर हमला कर दिया। आरोपी सजा सुनते ही जज पर कूद गया, उन्हें पीटने लगा। इस मारपीट में जज बुरी तरह जख्मी हो गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आरोपी ने जज से सजा के दौरान प्रोबेशन की मांग की थी, मतलब उसे अपने लोगों के साथ रहने देने की मांग की थी सजा के दौरान। लेकिन जैसे ही जज ने आरोपी की मांग ठुकराई, वो सीधा उनके ऊपर ही कूद गया। सब कुछ अचानक हुआ क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि सजा सुनने के बाद आरोपी इस तरह की हरकत कर देगा और जज के ऊपर छलांग लगा देगा। वैसे सजा सुनाते समय ही जज की नजरें आरोपी से मिल गई थी। वो समझ गई थी कि कुछ ऊट पटांग होने वाला है, इसीलिए वो अपनी कुर्सी से उठने वाली थी, लेकिन हमलावर ने उन्हें इसका मौका ही नहीं दिया। वो बेंच को पार करते हुए सीधा जज मैरी के हॉल्टस पर कूद पड़ा। लास वेगस की क्लार्क काउंटी जिला कोर्ट में हुई इस घटना को देखकर लगा कि सामने किसी फिल्म का सीन चल रहा और स्टंटमैन स्टंट कर रहा है, क्योंकि आरोपी अपनी जगह से दौड़ता हुआ निकला और जज की बेंच पार करते हुए सीधा उनके ऊपर कूद गया और उन्हें पीटने लगा। ये सब देखकर कोर्ट में मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में कोई आरोपी ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन इस आरोपी ने सबको चौंकाते हुए जज पर सुरक्षा कर्मियों के सामने हमला कर दिया और उन्हें पीटने लगा। जज मैरी के हॉल्टस के ऊपर कूदते ही वो उन्हें लेकर फर्श पर गिर पड़ा। जज ने बचने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उन्हें पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। ये सब जज के बगल में बैठा मार्शल देख रहा था।
इसलिए उसने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो उतनी ही स्पीड से जज को बचाने के लिए आगे बढ़ा जितनी स्पीड से हमलावर आया था, और हमलावर को जज से अलग करने लगा। इस खींचतान में जज के पीछे लगा झंडा भी गिर गया, लेकिन हमलावर ने जज को नहीं छोड़ा। ये सब जज की बेंच के पीछे हो रहा था, इसलिए जज तो दिखाई नहीं दी, लेकिन उनकी आवाजें आती रही और उन्हें बचाने गया मार्शल भी जद्दोजहद करता दिखा। इतने में एक और सुरक्षा कर्मी उसका साथ देने आ गया और फिर दोनों मिलकर जज मैरी के हॉल्दस को बचाने लगे, लेकिन हमलावर इतने गुस्से में था कि जज को छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए दोनों सुरक्षा कर्मियों को जज को बचाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी और आखिरकार उन्होंने हमलावर को फर्श से खींचकर ऊपर उठाया। इसके बाद शुरू हुई हमलावर की पिटाई, लेकिन हमलावर ने भी हार नहीं मानी। एक तरफ वो एक सुरक्षा कर्मी को पीट रहा था, दूसरी तरफ दूसरा सुरक्षा कर्मी उस पर मुक्के बरसा रहा था। इन सबके बीच फर्श पर पड़ी जज के चीखने की आवाज आ रही थी। आखिरकार हमलावर सुरक्षा कर्मियों की पकड़ में आ गया और उसकी खूब पिटाई हुई। एक तरफ हमलावर पिटता रहा, दूसरी तरफ एक सुरक्षा कर्मी जज को उठाने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि आरोपी के उन पर छलांग लगाने के बाद से वो फर्श पर ही पड़ी हुई थी और उनकी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जज पर हमले के बाद कोर्ट में मौजूद लोग सन्न रह गए। उनकी नजरें जज की चेयर पर टिकी हुई थी। सुरक्षा कर्मी भी परेशान और माथे से पसीना पोंछते नजर आए। और इस वीडियो को देखकर पूरा मामला शुरू से अंत तक समझ में आ गया। हमलावर की पिटाई के बाद सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर बाद जज वापस अपनी बेंच के पास नजर आई, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट थी। वो अपने बाल ठीक कर रही थी। उन्होंने परेशानी में इधर उधर देखा। उनके आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हालत देखकर उन्हें संभाला, फिर सहारा देकर उन्हें वो अपने साथ ले गए। जज मैरी के हॉल्दस की हालत देखकर अंदाजा लग गया कि वो सदमे में है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन पर जो हमला हुआ था उसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। एकाएक हुए इस हमले ने कोर्ट में सबको सन्न करके रख दिया, क्योंकि हमलावर को कुछ देर पहले देखने पर यह कोई कह ही नहीं सकता था कि वो ऐसी खतरनाक हरकत करने वाला है, क्योंकि वो जज के सामने शराफत से खड़ा था और उनसे सजा में रहम की अपील कर रहा था। जज पर हमला करने वाले शख्स पर गुंडागर्दी और चोरी के कई केस दर्ज और अदालत में उन्हीं मामलों की सुनवाई चल रही थी। उस समय यह आरोपी कोर्ट में बड़ी शराफत से खड़ा था। उसे देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता था कि कुछ देर बाद वो जज को गालियां देते हुए उन पर हमला कर देगा, क्योंकि उसने जज से सजा के दौरान प्रोबेशन की मांग की, यानी उसे अपने लोगों के साथ रहने देने की अपील की। अपराधियों को प्रोबेशन मिलने का मतलब यह है कि उन्हें कैद किए जाने के बजाय कड़ी निगरानी में अपने समुदाय में रहने की इजाजत मिल जाती है। यही नहीं, हमलावर ने बड़ी ही मासूमियत से जज से कहा कि वो अपनी गलतियां सुधारना चाहता है। जज ने भी हमलावर की बातें सुनी। उसने जो जो दलीलें दी जज ने वो सारी सुनी, लेकिन हमलावर पर गुंडागर्दी और चोरी के कई मुकदमे दर्ज थे, इसलिए उन्होंने उसे राहत नहीं दी। I appreciate that, but I think it's time that you get a taste of something else because I just can't with that history. जज का ये कहना ही था कि कोर्ट का पूरा माहौल ही बिगड़ गया, क्योंकि जैसे ही हमलावर ने सुना कि उसे प्रोबेशन नहीं मिलने वाला, वो भड़क गया और सीधा जज के ऊपर कूदकर उन्हें पीटने लगा। उधर मध्य प्रदेश के शाहपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बेकाबू ट्रैक्टर ने एक साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंद दिया। और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें गन्ने से लदा हुआ वो ट्रैक्टर सामने से आता दिखाई दिया। उसके ठीक बगल में एक साइकिल पर 2 बच्चे आते नजर आए। तभी अचानक उस ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और उसने बगल में चल रही उस साइकिल को कुचल दिया और दोनों बच्चे उस ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आ गए और वो रुक पाता। इससे पहले वो उन दोनों बच्चों को कई बार उसके पहियों ने कुचल दिया और जब वो ट्रैक्टर रुका तो उनमें एक बच्चा उसके एक पहिए के नीचे दबा नजर आया, जबकि दूसरा बच्चा उसके बीचों बीच गिरा दिखाई दिया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। तस्वीरों में वो साइकिल भी पूरी तरह चकनाचूर नजर आई। बताया गया कि उस ट्रैक्टर पर जरूरत से ज्यादा वजन लदा हुआ था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। इधर दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से हिट एंड रन का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी स्कूल की कुछ छात्राओं को टक्कर मारती नजर आई और टक्कर मारते ही वो गाड़ी वहां से भाग निकली। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क के एक तरफ कुछ छात्र खड़े दिखे, जबकि दूसरी तरफ 3 छात्राएं खड़ी नजर आई।
और वो छात्र छात्राएं आपस में बात कर रहे थे। तभी अचानक वो गाड़ी लहराती हुई वहां आई और सड़क किनारे खड़ी 3 छात्राओं को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो छात्राएं जमीन पर गिर गईं और इसे देखकर सड़क के दूसरी तरफ खड़े छात्र वहां आ गए और उन्हें उठाने लगे। वहीं टक्कर लगने के बाद उस गाड़ी का भी बैलेंस बिगड़ गया और वो लहराते हुए सड़क के एक तरफ चलती चली गई और आगे लगे डिवाइडर से टकराते टकराते बची। इसके बाद उस गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे लिया और तेज रफ्तार में वहां से चला गया। और उस गाड़ी के जाने के बाद जब लोग भागकर उन छात्राओं के पास गए, तभी अचानक वो गाड़ी वापस उस जगह आई और कुछ ही सेकंड में वहां से भाग निकली। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उस गाड़ी के पीछे भागने लगे, लेकिन वो गाड़ी किसी के हाथ नहीं आई क्योंकि उस गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में वो गाड़ी वहां से गायब हो गई। बताया गया कि यह घटना नोएडा के महर्षि विश्वविद्यालय में उस वक्त हुई जब कुछ छात्र और छात्राएं कैंपस में खड़े होकर बात कर रहे थे और तभी वो तेज रफ्तार गाड़ी वहां आई और उन छात्राओं को टक्कर मारकर वहां से भाग गई। बताया गया कि जिन 3 छात्राओं को टक्कर लगी उनमें एक छात्रा बुरी तरह घायल हो गई। उसके सिर पर कई गंभीर चोटें आई। ये घटना 30 दिसंबर की नोएडा के सेक्टर 110 में महर्षि विद्यालय के कैंपस की बताई गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने बताया कि हिट एंड रन की इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो आरोपी अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। ऐसे में पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया और गाड़ी के नंबर के आधार पर उस आरोपी की तलाश में जुट गई। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अहम खबर आई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से होगी। इस यात्रा का नाम बदलकर अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया और दूसरे चरण में ये 15 राज्यों से गुजरते हुए 6,700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम को रुकवाने के लिए विपक्षी दल कुछ भी करवा सकते हैं। मुस्लिमकरण, तुष्टीकरण और राम मंदिर में व्यवधान डालना। दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले पुल डीएनडी के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जावेद मट्टू नाम का यह आतंकी जम्मू कश्मीर में हुई कई आतंकी घटनाओं में शामिल था और उस पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम भी रखा गया था। J&K पुलिस द्वारा वांटेड था और काफी सारी इसकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उसमें इनका रोल पूरी तरह। उधर हरियाणा के फरीदाबाद से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। उस वीडियो में कुछ बदमाश जानबूझकर अपनी कार एक दुकान में घुसाते दिखे। ये वीडियो 31 दिसंबर की रात का बताया गया, जिसके सामने आते ही हड़कंप मच गया। स्कॉर्पियो कार में बैठकर दोनों लड़के दुकान से निकले ही थे कि अचानक उनकी कार रिवर्स गियर में चलने लगी और सीधा दुकान के अंदर घुस गई। कार में सवार लड़कों ने जानबूझकर दुकान पर हमला किया था। वीडियो में साफ दिखा कि दुकानदार भी कार की चपेट में आता दिखा। कार जब आगे की तरफ चलने लगी तो दुकान का बहुत सारा सामान कार के पिछले हिस्से में ही फंस गया, लेकिन वो लड़के रुके नहीं। उन्होंने फिर से गाड़ी को उल्टा चलाना शुरू किया और दुकान में टक्कर मार दी। एक के बाद एक उन्होंने 3 बार दुकान पर हमला किया। वीडियो 31 दिसंबर की रात यानी नए साल के जश्न वाली रात का बताया जा रहा है। आरोप तो यह है कि कार में बैठे दोनों लड़के नशे में थे। दोनों ने इससे पहले काफी देर तक हंगामा किया और मारपीट भी की। कार में बैठने से ठीक पहले तो एक लड़का बड़ा सा पत्थर लेकर दुकान के अंदर घुस गया। दुकान के अंदर का कोई वीडियो तो सामने नहीं आया, लेकिन आरोपों के मुताबिक उसने पत्थर मारकर दुकानदार पर हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि उसके हमले में दुकानदार बच गया। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और कार में बैठे दोनों लड़कों की तलाश शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। जिस घटना के वीडियो की वजह से हंगामा हुआ वो वीडियो रात के 1:30 बजे का बताया जा रहा है। वीडियो में आरोपियों के चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई दिए। दुकानदार की बेचारगी तो वीडियो में तब दिखी जब दुकानदार हाथ जोड़कर लड़कों के सामने गिड़गिड़ाता दिखाई दिया। वो लड़का किसी और से बात करता हुआ दुकानदार को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन दुकानदार हाथ जोड़कर उसके सामने शांत होने की मिन्नतें करता रहा। इससे पहले वो कई बार दुकानदार को बुरी तरह पीटता हुआ भी वीडियो में साफ दिखा। कई बार तो कुछ और लोग भी मारपीट करने वाले लड़कों को शांत कराने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उनके सिर पर तो जैसे खून सवार था। हद तो उन्होंने तब कर दी जब उन्होंने अपनी गाड़ी से एक के बाद एक 3 बार दुकान में टक्कर मार दी। दुकानदार से उसका झगड़ा किस बात पर हुआ ये भी साफ नहीं। दूसरी तरफ इतनी रात तक दुकान खोलने की वजह से पुलिस दुकानदार पर भी कार्रवाई करने वाली है।
उधर कोलकाता में साल 2016 में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहां सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का इंतजार कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थी सड़कों पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहां से आई तस्वीरों में कई अभ्यर्थी हाथों में पोस्टर लिए सड़क पर बैठे नजर आए। इस दौरान वो लगातार नारे भी लगाते दिखाई दिए। सरकारी स्कूलों में अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने घंटों तक रास्ता जाम कर दिया। ऐसे में वहां भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, जो उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान जब पुलिस उन अभ्यर्थियों को समझाने पहुंची तो नारेबाजी करते हुए एक महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। इसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने उसे घेर लिया और पानी पिलाकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आई। ऐसे में पुलिस ने वहां से भीड़ को हटाया ताकि उसे वहां से ले जाया जा सके, लेकिन गुस्साए अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी करते रहे और कई घंटों तक सड़कों पर ही डटे रहे। उन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि साल 2016 में शुरू हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, जिसके विरोध में अभ्यर्थी बरसों से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान जब वो महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई तो वहां मौजूद दूसरे अभ्यर्थियों और महिला पुलिसकर्मियों ने उसे उठाया और एम्बुलेंस तक ले गए। पश्चिम बंगाल में साल 2014 में एसएससी यानी स्कूल सर्विस कमीशन ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी और जब साल 2016 में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई तो अभ्यर्थियों ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया और कोलकाता हाईकोर्ट में भर्ती की प्रक्रिया के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल कर दी गई और आरोप लगाया गया कि जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया था। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को भी नौकरी दिए जाने का आरोप लगाया गया जिन्होंने परीक्षा पास तक नहीं की थी। ऐसे में कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच के आदेश दे दिए थे। ये घोटाला पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान हुआ था। ऐसे में जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उधर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जमीन के विवाद में दो गुटों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। वहां इस विवाद की वजह से 15 से 20 लोग एक दूसरे पर डंडों की बरसात करते नजर आए और तो और डंडे बरसाते वो लोग खून के प्यासे दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वो लोग एक दूसरे की जान लेकर वहां हिसाब चुकता कर देंगे, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें पहले महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग नजर आए जो खेत में काम करते दिखे। इसी दौरान वहां मौजूद 15 से 20 लोगों में कहासुनी शुरू हो गई और कुछ देर में वो लोग हंगामा करने लगे। इसके बाद तो वहां दहशत मच गई और वो लोग हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे के पीछे भागते दिखाई दिए। कुछ ही देर में झगड़ा खूनी झड़प में तब्दील हो गया। सामने आए उस वीडियो में वो लोग डंडों से एक दूसरे को बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। इस दौरान वहां कुछ बुजुर्ग महिलाएं उन्हें रोकती दिखी, लेकिन कुछ महिलाओं समेत दूसरे लोग वहां से जान बचाकर इधर उधर भाग निकले। इस बीच पीली शर्ट पहने एक आदमी के सिर पर चोट लग गई और वो अपना सिर पकड़कर खेत के दूसरी तरफ भागता दिखाई दिया। मतलब कि जमीन विवाद में शुरू हुई मामूली लड़ाई की वजह से वो खेत जंग का मैदान बन गया, क्योंकि काफी देर के बाद भी मारपीट करते वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और हिंसक झड़प में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, क्योंकि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, उस खेत के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। आरोप है कि एक गुट के लोगों ने किसी दूसरे इलाके से अपने दोस्तों को बुलाया और बदला लेने के लिए मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि दूसरे गुट के लोगों ने लंबे वक्त से उनकी जमीन पर कब्जा जमा रखा था। 3-4 বছর থেকে আমরা বলতে আছে এই বছর ছাড়ি দেব, 3 মাস পর ছাড়ি দেব। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और किसी तरह उन लोगों को शांत करवाया। इसके साथ ही पुलिस ने झड़प में शामिल दोनों गुटों के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इधर जयपुर में प्रधानमंत्री डीजीपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में आयोजित होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शनिवार से शामिल होंगे। 5 से 7 जनवरी तक होने वाली इस बैठक में साइबर अपराध और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार से गुजरात दौरे पर जाएंगे। 3 दिन के इस दौरे में वो गुजरात में कार्यकर्ता सम्मेलन के अलावा जनसभा भी करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में इजरायली दूतावास के नजदीक हुए धमाका मामले में पुलिस ने जांच के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मदद मांगी है। खबर है कि दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मांग की है। इस बीच जांच एजेंसियों को इस मामले से जुड़े एक संदिग्ध की तस्वीर भी हाथ लगी है, जिसकी मदद से पुलिस उसे पकड़ने में जुट गई। तो बड़ी खबर आई ईरान से। वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजरायल और अमेरिका को खुली धमकी दे दी। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान में खून खराबे की कीमत उनके दुश्मनों को चुकानी होगी। एक रोज पहले ईरान के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर
दो बड़े धमाके हुए जिनमें 95 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 के करीब लोग घायल बताए गए। लेकिन कासिम सुलेमानी की बरसी के दिन उनकी कब्र के पास हुए धमाकों ने पूरे ईरान का खून खौला दिया, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 20 मिनट के अंदर हुए दोनों धमाकों की वजह से वहां कोहराम मच गया था और चारों तरफ मची अफरा तफरी के बीच वहां मौजूद लोग चीखने चिल्लाने लगे। दक्षिणी ईरान के किरमान में कासिम सुलेमानी की कब्र के पास जैसे ही पहला धमाका हुआ, लोगों के बीच भगदड़ मच गई। धमाके के बाद लोग अपने जानने वालों को भीड़ में तलाशने लगे। इस दौरान करीब 20 मिनट के बाद थोड़ी ही दूरी पर दूसरा धमाका हो गया। धमाके वाली जगह से काला धुआं निकलता दिखा। दो धमाकों की वजह से डरे और बदहवास लोग इधर उधर भागते दिखे। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में सड़क पर चारों तरफ लोगों के शव बिखरे दिखाई दिए। कुछ महिलाएं सड़क पर रोती बिलखती दिखाई दी। दोनों धमाके इतने जोरदार थे कि वहां खड़ी गाड़ियों के परखचे उड़ गए। ईरान के मीडिया के मुताबिक पहला धमाका कासिम सुलेमानी की कब्र से 700 मीटर दूर हुआ था, जबकि इसके 20 मिनट बाद दूसरा धमाका कब्र की तरफ जाने वाले रास्ते पर बनी सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब हुआ था। लेकिन 20 मिनट के अंदर दो धमाकों में आम नागरिकों की मौत पर पूरा ईरान आग बबूला हो गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने राजधानी तेहरान में एक कार्यक्रम के दौरान इजराइल को इस हमले का करारा जवाब देने की खुली धमकी दी और उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान में खून खराबे की कीमत उनके शैतान दुश्मनों को चुकानी होगी। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के इस ऐलान के बाद वहां मौजूद लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। दक्षिणी ईरान के किरमान शहर में हुए दोनों धमाकों के बाद पूरा ईरान बदले की आग में जल रहा है और ईरान की मीडिया के मुताबिक धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के दिन ईरान में किस देश या संगठन ने लाशें बिछा देने वाले धमाके करवाए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक धमाकों में 95 लोगों की मौत हुई और 200 के करीब लोग जख्मी हो गए, जबकि पहले 103 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई थी। और ईरान में हुए इन दोनों धमाकों की खबर मिलते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक ईरान को दहलाने वाले धमाकों के बाद शक की सुई सबसे पहले अमेरिका की तरफ घूमी। ईरान के मीडिया में भी इस बात की चर्चा होने लगी और इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर अमेरिका ने ही इन धमाकों को अंजाम दिलवाया। लेकिन विस्फोट की खबर मिलने के तुरंत बाद ही अमेरिका की तरफ से इस पर सफाई आ गई। The United States was not involved in any way. इतना ही नहीं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के रक्षा विभाग के प्रवक्ता इजराइल का भी बचाव करते दिखे। We have no reason to believe that Israel was involved in this explosion. हालांकि अमेरिका की सफाई के बाद भी ईरान गुस्से से उबल रहा है और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी धमाकों के लिए इजराइल को दोषी मानते हुए बदले की धमकी दे चुके हैं। लेकिन इन धमाकों ने अमेरिका के साथ ईरान के बढ़ते तनाव की आग में घी डालने का काम किया। 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से ही दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात हैं। हालांकि ईरान में हुए धमाकों पर रूस और तुर्की ने दुख जताया और संयम बरतने की अपील की। लेकिन खबरों के मुताबिक 2020 में अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद खून का घूंट पीने वाला ईरान बड़े एक्शन की तैयारी में है और माना जा रहा है कि ईरान लाल सागर में अमेरिका और इजराइल को निशाना बना सकता है। लाल सागर में हूथी लड़ाकों ने पहले ही कोहराम मचा रखा है और उन पर ईरान का हाथ है। और खबरों के मुताबिक कासिम सुलेमानी की बरसी के दिन हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने लाल सागर के पानी को खून से लाल करने का प्लान तैयार कर लिया है। 4 दिन पहले ही उसने अपने खतरनाक जंगी जहाज को भी वहां तैनात कर दिया था। यानी लाल सागर ईरान और अमेरिका के बीच जंग का मैदान बन सकता है, क्योंकि 2020 के बाद से ईरान बदले की आग में बुरी तरह जल रहा है। 4 साल पहले 3 जनवरी 2020 को कासिम सुलेमानी को सीरिया में अमेरिका ने ड्रोन हमला करके मार दिया था। वो ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख थे और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद उन्हें वहां का सबसे ताकतवर शख्स बताया जाता था। ईरान में उन्हें आज भी नेशनल हीरो माना जाता है, लेकिन लंबे वक्त से कासिम सुलेमानी अमेरिका और इजराइल की आंखों में चुभ रहे थे। इधर महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली।
टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला खाली करवाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस ले ली। पिछले साल उनकी संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। एक दिन पहले उन्होंने वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की खूबसूरत जगहों का भी दौरा किया। उन्होंने लक्षद्वीप के पर्यटन स्थलों की कई तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए उन जगहों की खूब तारीफ की। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी सांसद सुशील मोदी के समर्थकों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए कई जगहों पर पोस्टर लगाए और उन पोस्टरों के जरिए सुशील मोदी को बीजेपी का संकट मोचक बताया गया। उनकी तस्वीर के पीछे हनुमान की भी तस्वीर लगाई गई। उधर पाकिस्तान में आम चुनावों को रोकने के लिए आतंकी संगठनों ने चुनावी प्रत्याशियों पर ही हमले शुरू कर दिए। वहां एक ही दिन में अलग अलग पार्टियों के 2 प्रत्याशियों पर चुनाव प्रचार के दौरान आतंकी हमले हो गए, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया, क्योंकि आतंकियों ने पहले नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम की पार्टी के नेता मोहसिन दावर के खिलाफ गोलियों की बौछार कर दी। इस दौरान उनके साथ चल रहे लोग ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। यह हमला उस वक्त हुआ जब मोहसिन दावर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में चुनाव प्रचार कर रहे थे और वो दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहां एक गांव में रैली करने जा रहे थे। लेकिन बताया गया कि घात लगाए आतंकियों ने रास्ते में ही जमकर उनके काफिले पर गोलियां बरसाई और फिर वहां से भाग गए। हमले के बाद की तस्वीरों में मोहसिन दावर की गाड़ी पर हर तरफ गोलियों के निशान दिखे। हालांकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसीलिए वो इस हमले में बाल बाल बच गए। लेकिन मोहसिन दावर पर हमले के कुछ घंटे बाद ही आतंकियों ने पाकिस्तान में एक और नेता को निशाना बनाया। इस बार गोली से नहीं, बम से हमला किया गया और इस हमले में JUIF यानी जमीयत उलमाए इस्लाम फजल पार्टी के कारी खैरुल्लाह नाम के नेता को जान से मारने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक आतंकियों ने बाजौर जिले में उस रास्ते पर बम लगा दिया था जहां से खैरुल्लाह को चुनाव प्रचार के लिए जाना था। बताया गया कि जैसे ही उनकी कार वहां से गुजरी वैसे ही जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में कार को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन गनीमत ये रही कि उसमें मौजूद कारी खैरुल्लाह समेत बाकी लोगों की जान बच गई। हालांकि 24 घंटे के अंदर हुए दोनों हमलों की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली। लेकिन खुफिया सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी हमले ही नहीं कर रहे, बल्कि चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को धमकी देकर उन्हें चुनावों से दूर रहने की हिदायत भी दे रहे हैं। बताया गया कि 2 प्रत्याशियों को आतंकियों से धमकी मिलने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां की पुलिस भी अलर्ट हो गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि दावा किया गया कि पाकिस्तान में अगले महीने से होने जा रहे आम चुनावों को लेकर कई आतंकी संगठन भड़के हुए हैं। यही नहीं, आतंकी संगठन ISPP यानी इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस तो पाकिस्तान के लोगों को चुनावों से दूर रहने तक की धमकी दे चुका है। 2019 में बना यह आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का ही हिस्सा है और इस आतंकी संगठन ने 30 जुलाई को पाकिस्तान के बाजौर जिले में एक चुनावी रैली में आत्मघाती धमाका कर 54 लोगों की जान ले ली थी। ISPP यानी इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के लोगों को चुनावी रैलियों और जुलूसों में शामिल नहीं होने के साथ मतदान केंद्रों से भी दूर रहने की चेतावनी दी थी। यही नहीं, ISPP ने उन राजनीतिक पार्टियों को भी निशाने पर लेने की धमकी दी थी जो इस्लाम के नाम पर बनाई गई, क्योंकि माना जाता है कि ISPP पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाना चाहता है। इसी बीच आतंकियों ने एक ही दिन में 2 चुनावी प्रत्याशियों पर हमले करके पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आतंकी हमलों को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे और इसके पीछे भी उनकी बड़ी साजिश बताई गई, क्योंकि खुफिया सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना जेल में बंद इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना चाहती। दावा किया गया कि इसीलिए कई प्रत्याशियों पर हुए हमलों के बाद भी आतंकियों पर नकेल कसने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि माना जा रहा है कि 8 फरवरी से होने जा रहे चुनावों में पाकिस्तान के दोनों बड़े दल इमरान की पार्टी PTI और नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि अगर इमरान खान की पार्टी भारी पड़ती दिखाई देती है तो पाकिस्तान की सेना आतंक का साया दिखाकर चुनाव पर रोक लगवा सकती है। इधर कांग्रेस में YSR तेलंगाना पार्टी का विलय हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला ने अपनी YSR तेलंगाना पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया।
जुलाई 2021 में उन्होंने जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से अलग होकर तेलंगाना में नई पार्टी का गठन किया था। I truly honor the Congress party because it is the most secular party. पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। इसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही लगाया गया। आरोप है कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने विधायक के दफ्तर में घुसकर पहले हंगामा किया और फिर वहां रखी कई चीजों को तोड़ दिया। बाद में मनोरंजन व्यापारी ने आरोप लगाया कि पार्टी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने पर उन्हें निशाना बनाया गया। पंजाब की लुधियाना सेंट्रल जेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में एक कैदी अपने जन्मदिन का जश्न मनाता दिखाई दिया। इस दौरान वहां कई कैदी दावत उड़ाते नजर आए। यही नहीं, इस जश्न में संगीत का भी इंतजाम किया गया था। उधर अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से डमरू बजाने वालों का एक दल भी पहुंचने वाला है। ये दल 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में अलग अलग जगहों पर अपनी प्रस्तुति देगा और उस समारोह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। 108 लोगों के इस डमरू दल में एमबीए और इंजीनियरिंग किए हुए कलाकार भी शामिल हैं और उन्हें शंख, श्रृंगी, झांझ, मंजीरा, ढोल, नगाड़ा और डमरू बजाने में महारत हासिल है। ये टीम 21 जनवरी को राम की पैड़ी पर पहली प्रस्तुति देगी और उसके बाद एक शोभा यात्रा में शामिल होगी, जबकि 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ये कलाकार राम जन्मभूमि पथ पर प्रस्तुति देंगे। इधर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले के आरोपों में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार घिर गई। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर फर्जी टेस्ट के जरिए बड़ा घोटाला करने का आरोप मढ़ दिया और अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार होने के दावे पर सवाल उठा दिया। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी। जबकि आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ी का ठीकरा अफसरों पर फोड़ दिया। ये काम तो अफसरों का देखने का, ओवरऑल इसके ऊपर डीजीएचएस होती है, डीजीएचएस के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होती है। 23 दिसंबर को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने की बात कही थी। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। उधर मध्य प्रदेश के बैतूल में कुछ लोग एक ढाबे के मालिक के 2 भाइयों को बुरी तरह पीटते नजर आए। आरोप है कि उन दोनों भाइयों की पिटाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने अपने ढाबे पर शराब बेचने से मना कर दिया था और उसकी वजह से वो दोनों अधमरे हो गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक बदमाश एक आदमी पर एक के बाद एक कई लाठियां बरसाता दिखाई दिया। इतने में उसके साथी भी वहां पहुंच गए और फिर उन्होंने भी उसे जमकर पीटा। इस दौरान जब उस आदमी का भाई उसे बचाने के लिए आगे आया तो उन्होंने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। उन बदमाशों ने उसके भाई को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसकी शर्ट पकड़कर कभी उसे इधर खींचा, कभी उधर। इस दौरान वहां और लोग भी खड़े थे, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वो बदमाश इतने गुस्से में थे कि वो बिना रुके उन दोनों भाइयों को मारते रहे। तस्वीरों में वो आदमी जमीन पर पड़ा नजर आया। 2 बदमाश उस पर लाठियों से हमला कर रहे थे तो एक बदमाश पीछे से बार बार उसकी पीठ पर लात मार रहा था और काफी देर तक मारपीट करने के बाद वो बदमाश वहां से भाग गए। आरोप है कि वो इसलिए भड़क गए थे क्योंकि उन 2 भाइयों ने अपने ढाबे पर शराब बेचने से इनकार कर दिया था। इधर राजस्थान के झुंझुनू में कुछ महिलाएं अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर मटकों से हमला करती नजर आईं। उन्होंने अतिक्रमण हटाने गई टीम पर धावा बोल दिया, लेकिन इसके बावजूद वो टीम पीछे नहीं हटी और अवैध कब्जे को हटाने के लिए उस इलाके में घुस गई। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक महिला सामने से आ रही मिट्टी खोदने वाली मशीन पर मटके फेंकती नजर आई। उस महिला ने वहां रखे कई मटके उस मशीन की तरफ फेंके और इसे देखकर वहां खड़ी एक दूसरी महिला ने भी मटके फेंकना शुरू कर दिया और इसके बाद तो जैसे उस मशीन पर मटके फेंकने की होड़ मच गई। वहां मौजूद बड़ों से लेकर बच्चों तक सब उस मशीन को रोकने में जुट गए, लेकिन इसके बाद भी जब वो मशीन नहीं रुकी तो वो पीछे हट गए और फिर उस मशीन ने अवैध कब्जे को वहां से हटा दिया। इस दौरान वहां गांव वालों की भीड़ लग गई। वहां से आई तस्वीरों में एक बहुत बड़े इलाके में मटके ही मटके रखे नजर आए। आरोप है कि वो महिलाएं उस इलाके पर अतिक्रमण कर अपने मटके बेच रही थी और इसीलिए उस इलाके में रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत कर दी और प्रशासन ने उन महिलाओं के अतिक्रमण को हटाने की अपील की। और उसी शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम वहां अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन उन महिलाओं ने पुलिस को रोकने की काफी कोशिश की। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक महिला पुलिस की गाड़ी को रोकती नजर आई। बताया गया कि पुलिस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की निगरानी करने पहुंची थी,
लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी ने उस इलाके में कदम रखा, वो महिला उस गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और कार्रवाई रोकने की बात पर अड़ गई। उस दौरान उस गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मी बाहर आए और उस महिला को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो महिला अपनी जिद पर अड़ी रही। पुलिस के मुताबिक प्रशासन की तरफ से कई बार उन महिलाओं को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। 3 दिन से हम लोग इन्हें कह रहे हैं कि वर्बली हमने कहा था कि ये जो है आप लोग ये जगह खाली कर लो, पर इन्होंने इस चीज की सुनवाई नहीं करी। बताया गया कि कई रुकावटों के बाद आखिरकार प्रशासन अतिक्रमण हटाने में कामयाब हो गया। इधर जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर पर बड़े एक्शन की खबर आई। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ड्रग्स तस्करी के मामले में आतंकियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली। ये कार्रवाई कश्मीर के दक्षिणी और उत्तरी इलाके में की गई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को शहनाई की भी गूंज सुनाई देगी। बनारस घराने के शहनाई वादक पंडित दुर्गा प्रसाद अयोध्या में अपनी शहनाई से राम भक्ति की धुन बजाएंगे। भैरवी है, घर में ठुमरी है, दादरा है, और उसके बाद मैं बजाऊंगा, भजन बजाऊंगा, राम जी का भजन बजाऊंगा। हैदराबाद के भाग्यनगर मंदिर से 10 श्रद्धालु चांदी की एक ईंट लेकर अयोध्या पहुंचे। खास बात यह कि हैदराबाद से अयोध्या तक का सफर उन्होंने साइकिल से पूरा किया और करीब 1300 किलोमीटर साइकिल चलाने में उन्हें 15 दिन का वक्त लगा। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने चांदी की उस ईंट का इस्तेमाल राम मंदिर में करने की अपील की। कलयुग के राम के तो एवरी ईयर दर्शन कर रहे हैं, अभी त्रेता युग के राम के दर्शन के लिए आए हुए हैं अयोध्या। उधर बड़ी खबर आई अमेरिका और हूथी लड़ाकों के बीच बढ़े तनाव से जुड़ी। अमेरिका ने खुलकर लाल सागर में मनमानी करने वाले हूथी लड़ाकों को चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में अपने हमलों को नहीं रोका तो अमेरिका भीषण सैन्य कार्रवाई करेगा। और इसके लिए अमेरिका ने हूथी लड़ाकों को 13 देशों के हमले की चेतावनी दे दी। इसके साथ ही उसने ये साफ कर दिया कि अगर हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में कोई हमला किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि कई महीनों से लाल सागर में हूथी लड़ाकों ने अमेरिका समेत दूसरे देशों की नाक में दम कर रखा है, इसलिए अमेरिका ने हूथी लड़ाकों के हमलों को रोकने के लिए सख्त रुख अख्तियार कर लिया। लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमले के खिलाफ अमेरिका के साथ 12 दूसरे देश भी तैयारी में जुट गए। यानी कि 13 देशों ने मिलकर हूथी लड़ाकों को मिटाने के लिए मोर्चा खोल दिया और धमकी दे डाली कि हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में जहाजों पर हमले बंद नहीं किए तो उन पर आक्रामक सैन्य कार्रवाई की जाएगी। यानी अमेरिका के साथ 12 देशों ने लाल सागर में हूथी लड़ाकों को घेरने का प्लान तैयार कर लिया। अमेरिका के साथ जिन 12 देशों ने हूथी लड़ाकों के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया उनमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा और डेनमार्क शामिल हैं। इसके साथ ही जर्मनी, इटली, जापान, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन ने भी पूरी तैयारी कर ली। क्योंकि हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग की शुरुआत से ही हूथी लड़ाकों ने कोहराम मचा रखा है। दावा किया गया कि 19 दिसंबर के बाद अब तक हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में जहाजों पर 23 से ज्यादा हमले किए, जिन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी ताकत झोंक दी। बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका ने लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया और इसके साथ ही ईरान को चेतावनी दे दी, क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान हूथी लड़ाकों का खुलकर समर्थन कर रहा है। इसलिए उसने लाल सागर में अमेरिका को जवाब देने के लिए अपना युद्धपोत उतार दिया। दावा किया गया कि ईरान ने लाल सागर में अपने अल्बोर्ज नाम के खतरनाक युद्धपोत को तैनात कर दिया और ईरान के समर्थन में हूथी लड़ाके रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुछ दिन पहले हूथी लड़ाकों ने इजरायल और अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाकर ड्रोन और रॉकेट भी दागे थे, जिससे अमेरिका भड़क गया और लाल सागर में हूथी लड़ाकों को उखाड़ फेंकने के लिए खतरनाक प्लान तैयार कर लिया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि लाल सागर में कभी भी ईरान और अमेरिका के बीच भीषण जंग छिड़ सकती है, क्योंकि ईरान अमेरिका को धमकाने से बाज नहीं आ रहा और एक तरीके से वो हूथी लड़ाकों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। उधर बड़ी खबर आई दक्षिण कोरिया से। उत्तर कोरिया को सबक सिखाने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना ने मिलकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन लगातार दोनों देशों को जंग की चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी ताकत दिखा दी। इसके लिए दक्षिण कोरिया में उसकी सेना और अमेरिका की फौज ने युद्धाभ्यास किया। इस दौरान दोनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों को भी परखा और उत्तर कोरिया को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसके खिलाफ जाल बिछाना शुरू कर दिया, क्योंकि किम लगातार धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका और उसके दोस्तों ने उकसाने वाली हरकत की तो वो उन पर परमाणु हमला कर देंगे। लेकिन उत्तर कोरिया को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी कमर कस ली।
दक्षिण कोरिया में उसकी सेना और अमेरिका की फौज ने युद्धाभ्यास किया और दुनिया के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों देशों में युद्धाभ्यास का एक वीडियो जारी किया गया और उस वीडियो में दोनों सेनाएं अपने दुश्मनों के ठिकानों पर टैंक से गोले दागती नजर आईं। इस दौरान एक साथ कई तोपों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। ऐसा लगा मानो पल भर में दोनों देश किम जोंग उन के मजबूत किले की नींव को हिलाकर रख देंगे। इस अभ्यास में दक्षिण कोरिया ने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि अमेरिका के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों से ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। इसके बाद तो पूरा इलाका एक के बाद एक लगातार हो रही भीषण फायरिंग की आवाज से थर्रा उठा। यानी युद्धाभ्यास के जरिए ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को कड़ी चेतावनी दे दी, ताकि बार बार अमेरिका और दक्षिण कोरिया को आंख दिखाने वाला उत्तर कोरिया अपनी हद में रह सके। इसका मतलब साफ है कि किम जोंग उन की धमकियों से अमेरिका और दक्षिण कोरिया डरने वाला नहीं है, बल्कि उन्होंने तो उत्तर कोरिया से डटकर मुकाबला करने की ठान ली और जंग में उत्तर कोरिया को मात देने के लिए अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास के जरिए किम जोंग उन को सीधी चुनौती देने की कोशिश की गई, क्योंकि युद्धाभ्यास का जो वीडियो जारी किया गया उसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना भारी भरकम टैंकों से हमले करती नजर आई। इसके बाद वहां कई बड़े धमाके होते दिखाई दिए और इसके बाद घाटी के बीचों बीच धमाके की गूंज सुनाई दी, जबकि हर तरफ धूल और धुएं का गुबार छा गया। इतना ही नहीं, वहां दोनों सेनाओं के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ती दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े इलाके पर दुश्मन देश की सेना ने कब्जा कर लिया हो। असल में दक्षिण कोरिया के जिस इलाके में दोनों देशों की सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया वो उत्तर कोरिया की सीमा के नजदीक बताया गया। और ऐसा करके दोनों देशों ने किम जोंग उन के दिल में खौफ पैदा करने की कोशिश की। यानी उत्तर कोरिया की प्लानिंग को फेल करने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को परमाणु हमले की चेतावनी दे दी। वहां की न्यूज एजेंसी ने दावा कर दिया था कि किम जोंग उन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी, जो कभी भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर काल बनकर टूट सकते हैं, क्योंकि किम जोंग उन ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि उत्तर कोरिया 3 और नई जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। और उत्तर कोरिया की इन्हीं धमकियों के बीच दोनों देशों ने उसके मंसूबे को नाकाम करने की ठान ली। यानी अमेरिका और दक्षिण कोरिया चुप बैठने वाले नहीं हैं, इसीलिए तो उन्होंने युद्धाभ्यास किया और सीधा संदेश दे दिया। क्योंकि युद्धाभ्यास का जो वीडियो जारी किया गया उसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना जश्न मनाती नजर आई। ऐसा लगा मानो जंग में अपने दुश्मनों को हराने के बाद सैनिक अपनी कामयाबी पर खुशी से झूम रहे हैं। और ऐसा करके उन्होंने उत्तर कोरिया को यह जता दिया कि वो जंग में डटकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर आई राम पर विवादास्पद बयान देने वाले जितेंद्र अवार्ड से जुड़ी। राम पर दिए गए विवादास्पद बयान पर सियासी हंगामे के बाद शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के नेता जितेंद्र अवार्ड ने माफी मांग ली। जितेंद्र अवार्ड ने महाराष्ट्र के शिरडी में पार्टी के कार्यक्रम में राम के खाने पर विवादास्पद बयान दिया था। उनके बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने शिकायत भी दर्ज कराई और यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा। लेकिन सियासी बवाल के बीच जितेंद्र अवार्ड ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। इससे पहले उनके खिलाफ महाराष्ट्र में कई जगह प्रदर्शन हुए और अजीत पवार गुट के एनसीपी कार्यकर्ता तो जितेंद्र अवार्ड के घर के बाहर ही हंगामा करने लगे। शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के जितेंद्र अवार्ड के बयान पर भड़के ये लोग रात में ही उनके घर पहुंच गए। जितेंद्र अवार्ड का घर मुंबई के पास ठाणे में और इन लोगों ने वहीं पर हंगामा कर दिया। पुलिस के समझाने पर जब ये लोग नहीं हटे तो उनके साथ जबरदस्ती की गई। हाथों में राम की तस्वीर लिए ये लोग नारे लगाते रहे और पुलिस धक्का देते हुए उन्हें अपनी गाड़ी तक ले गई। पुलिस के लिए इन प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में बिठाना आसान नहीं था। एक प्रदर्शनकारी ने तो गाड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया और उस गाड़ी के अंदर बिठाने में पुलिस के पसीने छूट गए। जितेंद्र अवार्ड के घर के बाहर इकट्ठा हुए इन लोगों ने उनके राम के खाने पर दिए विवादास्पद बयान पर खूब हल्ला मचाया और पुलिस के लिए इन लोगों को शांत कराना मुश्किल हो गया। पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन इसके लिए उसे खूब पसीना बहाना पड़ा। इन लोगों को पुलिस की गाड़ी तक लाने में भी मेहनत लगी और फिर उन्हें गाड़ी के अंदर बैठाने में भी परेशानी हुई। एक प्रदर्शनकारी तो पुलिस की गाड़ी के दरवाजे को पकड़कर खड़ा हो गया
पुलिस धक्का देती रही, लेकिन उसने भी पूरा जोर लगा दिया और मजबूती से पुलिस की गाड़ी का दरवाजा पकड़कर नारे लगाता रहा। ये प्रदर्शनकारी अंदर बैठने के लिए तैयार ही नहीं था। नौबत यह आ गई कि पुलिस वालों ने उसका चेहरा पकड़कर अंदर धक्का दिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो एक पुलिस वाले ने उसका हाथ हटाकर उसे गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। ये लोग अंदर से भी नारे लगाते रहे और जितेंद्र आव्हाड के बयान पर गुस्सा दिखाया। यही नहीं, शिरडी में तो उनके पोस्टर पर कालिक पोती गई। वहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और शिरडी में लगे पोस्टरों में जितेंद्र आव्हाड की तस्वीर पर कालिक पोती। इस पोस्टर में जितेंद्र आव्हाड के अलावा शरद पवार और सुप्रिया सुले जैसे नेताओं की भी तस्वीर थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीरों पर कालिक नहीं पोती और केवल जितेंद्र आव्हाड की तस्वीर को निशाना बनाया। इन लोगों ने सड़क किनारे लगे पोस्टरों को एक एक कर निशाना बनाया और जितेंद्र आव्हाड की तस्वीर पर कालिक मल दी। एक दिन पहले जितेंद्र आव्हाड ने शिरडी में ही राम के भोजन पर वो विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर ये सारा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ। राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार ते शाकाहारी शोधायला? यही नहीं, जितेंद्र आव्हाड के मंच से उतरने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा था तो उन्होंने राम के क्षत्रिय होने की दलील दे दी थी। और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। वैसे शिरडी में पार्टी के 2 दिन के कार्यक्रम में जब जितेंद्र आव्हाड बोल रहे थे तो वहां शरद पवार भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जितेंद्र आव्हाड ने राम पर ऐसा बयान दे दिया कि महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया और कई जगहों पर उनके विरोधी सड़कों पर उतर आए। बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की थी कि 22 जनवरी को राज्य में शराब और मांसाहार पर बैन लगा दिया जाए। शिरडी के कार्यक्रम में जितेंद्र आव्हाड ने इसी का जिक्र करते हुए विवादास्पद बयान दे डाला और फिर बीजेपी उनके खिलाफ सड़कों पर आ गई। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राम कदम भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। उन्होंने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जब तक आव्हाड की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। बीजेपी विधायक राम कदम और उनके समर्थकों ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई और राम पर दिए गए विवादास्पद बयान की वजह से जितेंद्र आव्हाड पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन इसी सियासी बखेड़े के बीच जितेंद्र आव्हाड सामने आए और अपने बयान के लिए उन्होंने माफी मांगी। मैं खेद व्यक्त करता हूँ, मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। बीजेपी विधायक राम कदम ने इसी का हवाला देकर 22 जनवरी को राज्य में शराब और मांसाहार पर बैन लगाने की मांग की। जितेंद्र आव्हाड ने इसी बारे में बात करते हुए राम के भोजन पर विवादास्पद बयान दे दिया और देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। और जितेंद्र आव्हाड की तरह बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर विवादास्पद बयान दे दिया और उनके उस बयान पर बीजेपी भड़क गई। एक रोज पहले मधुबनी में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उसी दौरान उन्होंने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर विवादास्पद बयान दे दिया। दिमाग फट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ। तेजस्वी यादव के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए। तेजस्वी जी, क्या ये आप प्रवचन जो हज करने जाते हैं हज यात्री उनको देंगे? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में खलल डालने के लिए विपक्षी दल कुछ भी कर सकते हैं। उधर खबर आई चीन के अखबार में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से जुड़ी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। चीनी अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत की आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति बहुत ताकतवर हो गई। इसके साथ ही इस अखबार ने भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। दिल्ली में शनिवार को बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा। खबर है कि बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अरहर दाल के किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन, खरीद और भुगतान पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए दलहन उत्पादक किसानों से सरकार सीधे दाल खरीदेगी। शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। उधर अमेरिका के लास वेगस में एक आरोपी ने कोर्ट के अंदर जज पर हमला कर दिया। आरोपी सजा सुनते ही जज पर कूद गया, उन्हें पीटने लगा। इस मारपीट में जज बुरी तरह जख्मी हो गई।
ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आरोपी ने जज से सजा के दौरान प्रोबेशन की मांग की थी, मतलब उसे अपने लोगों के साथ रहने देने की मांग की थी सजा के दौरान। लेकिन जैसे ही जज ने आरोपी की मांग ठुकराई, वो सीधा उनके ऊपर ही कूद गया। सब कुछ अचानक हुआ क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि सजा सुनने के बाद आरोपी इस तरह। बड़ी खबर आई लेबनान से, जहां हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह ने इजरायल को बहुत बड़ी धमकी दे दी। उन्होंने इजरायल से हमास के डिप्टी कमांडर की मौत का बदला लेने की कसम खाई और यह ऐलान किया कि इजरायल को इसकी कीमत चुकानी होगी। 2 दिन पहले इजरायल ने हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी को ड्रोन अटैक में मार गिराया था और वो ड्रोन हमला रात के वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ था। इसके बाद हमास ने दावा किया कि इजरायल के हमले में उसके डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी के अलावा 2 और लोगों की मौत हो गई। हालांकि इजरायल ने इस हमले पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लेबनान में छिपकर बैठे हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी को ड्रोन हमले में मार दिया गया। बाद में हमास ने खुद इसकी पुष्टि की, लेकिन हमास के डिप्टी कमांडर की मौत की खबर ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का खून खौला दिया, क्योंकि ड्रोन हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ था। और हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह ने 2 टूक कहा कि हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी की हत्या बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने इजरायल को सीधी धमकी देते हुए साफ साफ कहा कि इजरायल को इसकी सजा बहुत जल्द दी जाएगी। गाजा पर इजरायल के हमलों से भड़का हिजबुल्लाह पहले से ही इजरायल को आंखें दिखा रहा है। यहां तक कि लेबनान से लगने वाली इजरायल की उत्तरी सीमा पर उसके लड़ाकों ने बीते 3 महीनों में कई हमले किए। लेकिन हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी की मौत के बाद हिजबुल्लाह इजरायल को सीधी जंग की धमकी दे रहा है। लेकिन लगता है हिजबुल्लाह और हमास की धमकियों की परवाह इजरायल को बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी सेना और खुफिया एजेंसी के एजेंट गाजा और उसके बाहर छिपे हमास के कमांडरों और लड़ाकों का काम तमाम करने में जुटे हैं। और मोसाद के चीफ ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि हमास के एक-एक कमांडर को ढूंढ कर मारेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपा हो। मोसाद चीफ डेविड बानिया का यह बयान बेरूत में हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी की मौत के 1 दिन बाद आया। हालांकि इजरायल ने सालेह अल अरोरी पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन मोसाद चीफ ने 2 टूक कहा कि उनके एजेंट दुनिया भर में हमास नेताओं और कमांडरों का पता लगा रहे हैं। लेबनान का आरोप है कि सालेह अल अरोरी के बेरूत में होने की खबर भी मोसाद के एजेंटों ने ही इजरायल की सेना को दी थी। इसके बाद इजरायल की सेना ने ड्रोन के जरिए हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन हमास के डिप्टी कमांडर की मौत ने इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनियों को गुस्से से भर दिया। बेरूत में सालेह अल अरोरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक के रमल्ला में बड़े पैमाने पर इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए और हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी की मौत का मातम मनाना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोगों की भीड़ वेस्ट बैंक की सड़कों पर उतर आई और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में हमास का झंडा और पोस्टर लिए दिखाई दिए। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने सालेह अल अरोरी को शहीद बताते हुए नारे लगाए। इस प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से ढक रखा था। सिर पर हमास के समर्थन में लिखे नारों की पट्टियां और हाथों में हमास का झंडा लिए ये लोग रमल्ला की सड़कों पर आगे बढ़ते रहे और तालियां बजाकर नारे लगाने लगे। इजरायल के खिलाफ रमल्ला इलाके में कई घंटों तक यूं ही नारेबाजी और प्रदर्शन होता रहा। और वेस्ट बैंक ही नहीं, इजरायल से सीमा साझा करने वाले जॉर्डन में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी की मौत से नाराज सैकड़ों लोग जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इकट्ठा हो गए और सड़क पर सालेह अल अरोरी का पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान अम्मान की सड़कों पर लाउडस्पीकर के जरिए इजरायल के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों महिलाएं मोबाइल की टॉर्च जलाकर रोशनी करती दिखी। इस दौरान वो लगातार अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। अम्मान में प्रदर्शनकारी महिलाओं ने इजरायल पर गाजा में अत्याचार करने के आरोप लगाए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी को मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन से जुड़े सदस्यों ने भी श्रद्धांजलि दी। सुन्नी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड भी इजरायल को दुश्मन मानता है और हमास का खुलकर समर्थन करता है।
उधर इजराइल ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि हमास छोटे छोटे बच्चों को आतंकी बनाने में जुटा है। इजराइल के मुताबिक हमास छोटे बच्चों को आतंकी बनाने के लिए बाकायदा कैंप तक लगाता है और वहां बच्चों को हथियार चलाने से लेकर लोगों को अगवा करने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। हमास से जुड़े इस बड़े दावे को साबित करने के लिए इजराइल ने एक वीडियो भी जारी किया। महज 17 सेकंड के इस वीडियो में कई बच्चे एक टनल में दाखिल होते दिखे। बच्चों की कदकाठी से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उनकी उम्र 12 से 14 साल के बीच की होगी और उन सभी बच्चों को एक आदमी टनल के अंदर भेजता रहा। टनल में कुछ दूर अंदर जाने के बाद ही वहां एक लड़ाका खड़ा दिखा जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहने लगा। इजराइल के मुताबिक इसी तरह टनल के जरिए बच्चों को हमास के कैंपों में ले जाया जाता है और वहां उन्हें हथियार चलाने, टनल से निकलकर हमले करने और लोगों को अगवा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इजराइल ने दावा किया कि सिर्फ लड़ने के लिए ही नहीं, हमास बच्चों का इस्तेमाल जंग के दौरान संदेश और हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी करता है। इधर ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन ने एक साथ 4 जासूसी गुब्बारे उसकी सीमा में भेज दिए। ताइवान के मुताबिक इनमें 3 जासूसी गुब्बारे तो उसके एक बेहद अहम वायुसेना बेस तक पहुंच गए और इसकी वजह से ताइवान में हड़कंप मच गया। उसकी सेना चीन के गुब्बारों को देखते ही सतर्क हो गई, क्योंकि पिछले कुछ रोज से चीन जिस तरह ताइवान पर बयान दे रहा है, उससे ताइवान पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के सामने ही कह दिया था कि ताइवान को तो वो चीन का हिस्सा बनाकर ही रहेंगे और चीन की इन्हीं धमकियों के बीच एक साथ 4 जासूसी गुब्बारे ताइवान की सीमा तक पहुंच गए। ताइवान के मुताबिक चीन के चीनी जासूसी गुब्बारे तो उसके सबसे अहम एयरबेस तक पहुंच गए। ताइवान के लिए चीन की यह हरकत खौफ से भर देने वाली है, क्योंकि अब तक अपने जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों से ताइवान की सीमा को घेरने वाला चीन उसकी खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जासूसी गुब्बारों की मदद से सीमा पार भी पहुंचने लगा है। मतलब यह कि ताइवान के अहम ठिकाने अब चीन की नजरों से दूर नहीं है। उधर पंजाब के जलंधर से भारी मात्रा में अफीम बरामद करने की खबर आई। पंजाब के जलंधर में पुलिस ने 63 किलो अफीम के साथ 4 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर ट्रकों में चाय पत्ती में छिपाकर अफीम लेकर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। पुलिस के मुताबिक उसका घर अवैध तरीके से बनाया गया था। मुन्ना यादव और पुलिस के बीच 25 दिसंबर को मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में एक सिपाही शहीद हो गया था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों ने एक क्लिनिक में घुसकर एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में जांच के लिए पहुंची पुलिस ने आपसी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई। अभियोग पंजीकृत किया गया है। वह अज्ञात बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर पंजाब के जलंधर में डीएसपी हत्याकांड को सुलझाने का दावा करते हुए पुलिस एक ऑटो चलाने वाले को हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 31 दिसंबर को डीएसपी दलबीर सिंह का शव जलंधर के एक इलाके से बरामद हुआ था और इसके बाद से ही पुलिस ने हत्यारे की तलाश में दिन रात एक कर दिया था। लेकिन पुलिस को असली कामयाबी मिली एक सीसीटीवी फुटेज से। इस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक ऑटो चलाने वाला नजर आया। रात के अंधेरे में वो ऑटो ड्राइवर एक सुनसान सड़क पर खड़ा दिखाई दिया। इसके बाद तो पुलिस ने शहर के 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगाल डाला और साथ ही ऑटो चलाने वाले 80 लोगों से पूछताछ भी की। सीसीटीवी में दिखाई दिए संदिग्ध ऑटो ड्राइवर की तलाश करते करते आखिरकार पुलिस उस तक पहुंच ही गई। इसके बाद तो गिरफ्तार किए गए उस आरोपी ने इस हत्याकांड की जो कहानी सुनाई उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ऑटो चलाने वाले आरोपी ने बेहद मामूली सी कहासुनी के दौरान डीएसपी दलबीर सिंह की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक डीएसपी दलबीर सिंह 31 दिसंबर को उस ऑटो से अपने घर के लिए निकले थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही उनके और ऑटो ड्राइवर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में ये कबूल किया कि डीएसपी के साथ उसका झगड़ा बढ़ गया था। उसके मुताबिक बात इतनी बढ़ गई कि डीएसपी दलबीर सिंह और उसके बीच हाथापाई होने लगी। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने इसी दौरान डीएसपी दलबीर सिंह की पिस्तौल से ही उन्हें गोली मार दी और फरार हो गया। एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी ऑटो चलाने वाले को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसके साथ ही पुलिस ने उसके पास से हत्याकांड में शामिल होने वाली पिस्तौल भी बरामद कर ली। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में नए साल के जश्न के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए।
आरोप है कि दोनों गुटों के लोग नशे में थे, जिसकी वजह से उनके बीच हाथापाई हो गई और उसकी वजह से वहां हंगामा खड़ा हो गया। वहां से आए वीडियो में एक पार्टी के दौरान दो आदमी एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। ऐसे में कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों इतने गुस्से में थे कि दोनों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। इसे सुनकर एक गुट की महिलाएं सामने आई और दूसरे गुट के लोगों से भिड़ गईं। उस गुट के लड़कों ने उनसे पीछे हटने को कहा, लेकिन वो लगातार उनसे भिड़ती रहीं। आप बहुत गलत कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया। इसके बाद तो वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने दोनों गुटों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात संभलने की बजाय और बिगड़ गई, क्योंकि देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। और उसके बाद तो दोनों गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ। इस दौरान उस पार्टी में मौजूद दूसरे लोग डर गए। आरोप है कि वो दोनों गुट नशे में धुत होकर किसी बात पर एक दूसरे से भिड़ गए थे। उधर टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में इतिहास रच दिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान टीम को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 1-1 से ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ करा ली। केप टाउन में भारतीय टीम ने पहली बार किसी टेस्ट मैच में जीत हासिल की। पहला टेस्ट दक्षिण अफ्रीका ने 1 पारी और 32 रन से जीता था। 2 दिन की मुनाफा वसूली के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी लौटी। इसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी देखने को मिली, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 490 अंक चढ़कर 71,847 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 141 अंकों के उछाल के साथ 21,658 के स्तर पर पहुंच गया। इंडिगो एयरलाइंस ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगने वाले फ्यूल चार्ज को हटाने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब यह है कि इंडिगो एयरलाइंस की टिकटों के दाम घट जाएंगे। एयरलाइन कंपनी ने हवाई ईंधन की कीमतों में कटौती किए जाने के बाद यह फैसला लिया। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में एक ऑटो और एक गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर होती नजर आई। दिल दहला देने वाली घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई और तस्वीरों में वो ऑटो एक चौराहे पर तेजी से आगे बढ़ता दिखा। इसी दौरान उसके बाईं तरफ वाली सड़क पर अचानक वो सफेद रंग वाली गाड़ी भी वीडियो में नजर आई। वो ऑटो चालक इतनी तेज रफ्तार से चल रहा था कि सामने गाड़ी दिखने के बाद भी उसे ब्रेक लगाने तक का मौका नहीं मिल पाया और ऑटो सीधे उस गाड़ी के पिछले हिस्से में जाकर भिड़ गया। ये टक्कर इतनी भीषण हुई कि ऑटो चालक के साथ साथ ऑटो में बैठा एक यात्री झटक कर सड़क पर आ गिरे। ऑटो चौराहे के बीचों बीच पलट गया और वो गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी भी पलट गई और वो काफी दूर तक सड़क पर घिसटती नजर आई, जबकि टक्कर के बाद सड़क पर गिरा ऑटो चालक तो काफी देर तक वहीं बेसुध हालत में पड़ा रहा। हालांकि बाद में आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और उन्होंने इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में 10 दिन से एक पेड़ पर छिपे हुए हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 22 दिसंबर को चिंटू नाम के लड़के ने अपने दोस्त की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी और पुलिस को तभी से उसकी तलाश थी। पुलिस के मुताबिक छिपने के लिए चिंटू नाम का आरोपी 10 दिन से एक सुनसान इलाके में पेड़ पर ठिकाना बनाकर रह रहा था। जैसे ही पुलिस उसके करीब पहुंची, उसने पेड़ से ही पुलिस की टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गोलियों का जवाब देने के लिए पुलिस ने भी फायरिंग की और गोली आरोपी के पैर पर लग गई। पैर में गोली लगने से घायल हुए आरोपी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इधर प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें प्रधानमंत्री समुद्र में डुबकी लगाते और पानी के अंदर मछलियों के बीच तैरते दिखाई दिए। पीएमओ की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में प्रधानमंत्री समुद्र तट पर बैठकर कुछ काम करते भी दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर सुबह की सैर और समंदर किनारे की खूबसूरत तस्वीरें साझा की। प्रधानमंत्री कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन करने के लिए लक्षद्वीप गए थे। हिफाजत में कोई पलता हुआ नासूर लगता है। हिफाजत में कोई पलता हुआ नासूर लगता है, सियासत से बहुत छोटा हर एक कानून लगता है। 100 बात की एक बात कही आलोक ने, मजा आता है अक्सर यूं बुझाने में चिरागों को, हवा को क्या पता कितना जिगर का खून लगता है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।